ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਰ 8.5% ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 99वें ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 111वें ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, आओ जानते हैं। 2014 के चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी देश में वोट मांगती थी तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा होता था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी है जब देश में आम चुनाव चल रहे हैं, लगभग आधी सीटों पे चुनाव हो गए हैं, आधी सीटों पे चुनाव होने हैं, एक आकलन किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 10 साल रही, इन 10 सालों के अंदर मोटा मोटा महंगाई पर क्या असर हुआ। एक आंकड़ा आपको बता दूं कि फिलहाल मार्च 2024 का जो खाद्य की महंगाई है, खाने पीने की चीजों की महंगाई है, वो करीब 8.5% थी। और भारत भुखमरी के इंडेक्स पे, एक पूरे दुनिया के करीब 125 देश हैं जिनकी अंदर कहाँ कितनी भुखमरी है उसका इंडेक्स होता है, हंगर इंडेक्स। उसमें 2014 में भारत 125 देशों में 99वें नंबर पे आता था और अब 2023 में भारत 12 पोजीशन नीचे गिर गया है। अब हम 111वें नंबर पे आते हैं 125 देशों में, यानी कि हालत बद से बदतर हो गई है। मैं बहुत सारे आंकड़े बता के उसको बहुत लंबा नहीं करना चाहता, मगर मोटे तौर पे जो डेटा है उससे ये साफ है कि अगर सब्जियों के दाम, दाल के दाम, गेहूं के दाम, चावल के दाम बढ़ रहे हों तो दो कारण हो सकते हैं। एक कि भाई किसानों को अब हम ज्यादा दाम दे रहे हैं, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। तो कम से कम ये है कि जो कंज्यूमर क्लास है उसकी जेब पे वजन पड़ रहा है, मगर जो प्रोड्यूसर क्लास है, किसान, उनकी जेब में ज्यादा पैसा आ रहा है। या ये हो सकता है कि बीच के बिचौलियों के पास पैसा जा रहा है। अब जो मैंने आपको बताया 11 साल के अंदर आमदनी में क्या इजाफा हुआ और खर्चे में क्या इजाफा हुआ। आमदनी तो बढ़ी ही नहीं किसान की, मैंने आपको बताया आमदनी बढ़ी है 1.6 टाइम्स और खर्चा बढ़ा है 2.6 टाइम्स। तो इसका मतलब वो पैसा जो इन दामों को बढ़ा के कमाया जा रहा है वो किसान के पास नहीं जा रहा, वो बिचौलियों के पास जा रहा है। वरना किसान की आय बढ़ गई होती, वो डेटा सरकार का दिखा रहा होता कि रूरल इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर तो बढ़ा है मगर उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, वो नहीं बढ़ी। पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी, खर्चा बढ़ गया, यानी कि ये पैसा भी बड़े बड़े पूंजीपतियों की जेब में गया है। और ये बहुत चिंता की बात है देश के लिए। देश में भुखमरी बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखिए 2-3 दिन से मैं केंद्र सरकार की बहस सुप्रीम कोर्ट में सुन रहा हूं। केंद्र सरकार क्या कह रही है? केंद्र सरकार के जो सबसे बड़े वकील हैं तुषार मेहता, वो क्या कह रहे हैं कोर्ट में, आपने भी सीखा होगा कि साहब आप चुनाव के लिए किसी को इंटरिम बिल नहीं दे सकते। अगर आप इनको बिल देंगे तो किसी किसी को बिल देनी पड़ेगी। अभी कुछ ही दिनों पहले, हफ्ते ही हुए हैं, 1 या 2 हफ्ते हुए हैं, वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री दिलीप रे कोयले घोटाले के अंदर दोषी पाए गए,
सजा दी गई और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उनकी सजा को स्टे किया गया और फैसले में लिखा गया क्योंकि दिलीप रे को चुनाव लड़ना है और अगर ये चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इर्रिवर्सिबल डैमेज हो जाएगी, जो वापस नहीं लाई जा सकती डैमेज हो जाएगी। ये एक पॉलिटिशियन है, इनकी 71 साल उम्र है, इनका लंबा राजनीतिक करियर है, लिहाजा एक सजा पाए आदमी की कन्विक्शन को स्टे करके आपने उसको चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां अरविंद केजरीवाल है जिनकी अभी तक तो ट्रायल ही शुरू नहीं हुई, कोई आरोप साबित नहीं हुआ, कोई सजा मिली नहीं, उसके लिए वही केंद्र सरकार कोर्ट में कह रही है नहीं साहब आप कैसे दे सकते हो, सब लोग बराबर हैं, आप राजनेता को अलग पेडेस्टल पे कैसे रख सकते हो। मैं हैरान हूं, वही केंद्र सरकार अलग अलग मामलों में अलग अलग मापदंड कैसे रख सकती है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं गई केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिलीप रे के खिलाफ? क्योंकि दिलीप रे इनके अपने आदमी है, इनको भारतीय जनता पार्टी से उन्हें चुनाव लड़ाना था, इसीलिए सजा पाए आरोप साबित हुए आदमी को भी निकाल दिया गया। तो जो दोहरे मापदंड देने के लिए ईडी कोशिश कर रही है वो आज पूरे देश के सामने ये लोग जो है